सिर्फ इन 2 से 3 महीनों के अंदर ही मामला इतना बिगड़ गया था कि उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के खुद के ये शब्द थे कि घड़ी ऐसी आ गई थी कि हम इन भारतवासियों के हाथों रौंद दिए जाते। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लेटेस्ट होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम आपके साथ वीडियो देख लगे गौरव ठाकुर का। आज की वीडियो का हमारा टाइटल है हिडन स्टोरी हाउ इंडिया कुड हैव गॉटन इंडिपेंडेंस 100 years बैक, यानी कि इंडिया कैसे 100 साल पहले ही आज़ादी हासिल कर सकता था। हिडन ट्रूथ यानी कि छुपा हुआ सच देखेंगे आपके साथ मिलकर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ठाकुर और जरा इसे देखो। ये है 1857 का इंडिया। आप क्लियरली ये देख सकते हो, इसमें सिर्फ ये और ये 3 रीजन्स ही सिर्फ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेल कर रहे थे। लेकिन फिर आया 1857 रिवोल्ट का दौर, एक ऐसा दौर जब स्थिति कुछ ऐसी बदली कि दिल्ली के इलाके में उस वक्त ब्रिटिशर्स सिर्फ 40,000 के अराउंड थे और उनके विपरीत करीब 2 लाख रेवोल्यूशनरीज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। सिर्फ इन 2 से 3 महीनों के अंदर ही मामला इतना बिगड़ गया था कि उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के खुद के ये शब्द थे कि घड़ी ऐसी आ गई थी कि हम इन भारतवासियों के हाथों रौंद दिए जाते। ये वही दौर था जब भारत आजादी के एकदम ज्यादा करीब था, मगर अफसोस हमारे रेवोल्यूशनरीज की कुछ गलतियों की वजह से हम 90 साल पहले आजाद होते होते रह गए। सिर्फ कुछ चीजें अलग हुई होती तो शायद हम 90 साल पहले आजाद हो गए होते। 29 मार्च 1857 बैरकपुर में स्टेशन ब्रिटिश इंडियन आर्मी ट्रूप के एक सीपॉय मंगल पांडे ने अपने सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर को गोली से मार दिया। वजह यह थी कि उस वक्त के एनफील्ड राइफल की बुलेट कार्ट्रिजेस में गाय और सूअर की चर्बियों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता था। गाय और सूअर, जैसे आपको पता है, का मांस हिंदू और मुस्लिम्स इन दोनों के धर्मों के खिलाफ है और इसीलिए इस ट्रिगर की वजह से दोनों धर्मों के सोल्जर्स इस विद्रोह में एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गए। सो चिंगारी तो ब्रिटिशर्स से लग चुकी थी, लेकिन यह विद्रोह आग में तब तब्दील हुआ जब ब्रिटिशर्स ने मंगल पांडे को उनकी इसी बगावत की वजह से सरेआम फांसी दे दी। इससे मीरठ, लखनऊ, बरेली, कानपुर और झांसी के आर्मी कैंप्स में स्टेशन सारे इंडियन सीपॉयज इतने ज्यादा भड़क उठे कि उन्होंने इन्हीं एरियाज के ऑलमोस्ट सारे सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार डाला और इन इलाकों के आर्मी कैंप्स पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। इनफैक्ट उन्होंने सारे एरियाज को ही अपने कब्जे में लेकर उन जगहों को ब्रिटिशर्स के चंगुल से छुड़ा लिया था और बहादुर शाह जफर, तब के आखिरी मुगल राजा, का राज नॉमिनली रिस्टोर कर लिया था। इसके बाद इन क्रांतिकारियों ने अपनी रुख दिल्ली की तरफ मोड़ ली, क्योंकि उन्हें इस विद्रोह को नेशनल लेवल पर लेकर जाना था और वो तभी पॉसिबल होता जब इसका कोई नेशनल फेस हो। और दिल्ली इसीलिए क्योंकि चाहे दिल्ली सल्तनत हो या मुगल्स, ये धारणा बन चुकी थी कि जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया वो पूरे भारत पर कब्जा कर सकता है। और इसीलिए रेवोल्यूशनरीज ने ब्रिटिश पेंशन पर जी रहे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस लड़ाई का फेस बनाने का सोचा, जो एक समय पर मेजॉरिटी भारत पर निर्विरोध यानी कि अनडिस्प्यूटेड राज करते थे। और फिर बस इसी मोटिव से 70,000 की सेना लाल किले के अंदर इकट्ठा हो गई। इसे देखकर मजबूरन बादशाह को रेवोल्यूशनरीज की बात माननी पड़ी और बादशाह के हाँ करते ही यह आजादी के जंग की चिंगारी आसपास के शहरों में फैलने लग गई। लोकल फार्मर्स और बाकी के लोग भी इससे जुड़ने लग गए और ये पूरा इलाका एक तरीके से वॉर जोन में तब्दील हो गया। अब दिखने में तो सब सही चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार हम अंग्रेजों से जीत ही जाएंगे, लेकिन इसी दौरान हो गई हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती। ये रिवोल्ट इतना बड़ा हो गया था कि दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए मीरठ और बाकी जगहों से आए रेवोल्यूशनरीज की सैन्य टुकड़ियां अपने जीते हुए इलाकों को अनगार्डेड छोड़कर लाल किले और दिल्ली में ही स्टेशनड हो गई थी। उन्होंने सारे ट्रेन फोर्सेस को सिर्फ दिल्ली में ही स्टेशन किया था, लेकिन बाकी के जीते हुए एरियाज जैसे लखनऊ, बरेली, कानपुर और झांसी को सिविलियन सोल्जर्स के भरोसे पर छोड़ा था। अब क्योंकि सिविलियंस वॉरफेयर टैक्टिक्स के लिए अनट्रेन्ड थे, ऊपर से उन्हें गाइड करने वाला, उन्हें डायरेक्शन देने वाला भी कोई नहीं था, which ultimately resulted into a big loss for these revolutionaries। क्योंकि दरअसल एक तरफ जहां पर ये रिवोल्ट चल रहा था, उसी वक्त उन्हीं इलाकों में कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को यह दिखा कि कई इंडियन रेवोल्यूशनरीज एक दूसरे को रोटियां दे रहे हैं। यूएस के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश्ड एक ऑफिशियल आर्टिकल के अनुसार मार्च 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी सर्जन डॉक्टर गिलबर्ट हेडो ने अपने ब्रिटेन में रहने वाली बहन को खत लिखा था और खत में यह था कि इंडिया में अचानक कुछ अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किसी रिलीजियस सेरेमनी से रिलेटेड है या फिर किसी सीक्रेट सोसाइटी की करतूत है।
यहाँ पर सब उसे चपाती मूवमेंट कह रहे हैं। नाउ जिनको इस मूवमेंट के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि उन दिनों ना हर गांव का एक लोकल चौकीदार हुआ करता था और इनमें से कुछ चौकीदारों को अचानक एक रोज चपाती मिलती है विद एन ओरल मैसेज था कि कुछ और चपातीस बनाओ और वो अगले गांव के चौकीदार को पास ऑन करो। वो हर रात अपनी पगड़ियों में छुपाकर वो चपातियां अपने बगल के गांव तक ले जाते और देखते ही देखते हर एक रोटी एक रात में करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर तक ट्रैवल करने लगी। नाउ दिस वॉज अलार्मिंग, क्योंकि जैसे कि आपने डॉक्टर गिलबर्ट के लेटर में खुद देखा, पहली बात तो ब्रिटिशर्स में काफी कंफ्यूजन था और दूसरी बात उसी स्मिथसोनियन के आर्टिकल के हिसाब से ये चपातियां उन दिनों ब्रिटिशर्स की फास्टेस्ट मेल सर्विस से भी फास्ट ट्रैवल कर रही थी और वो भी साउथ में नर्मदा नदी से लेकर ऊपर नेपाल बॉर्डर तक और फिर वहां से वेस्ट की ओर पंजाब तक भी। नाउ ये पूरा मूवमेंट एग्जैक्टली किसने शुरू किया, कहां से शुरू किया और क्यों किया गया, ये आज तक कोई नहीं जानता। इसके पीछे लोगों के बस कुछ अनुमान है कि शायद जैसे ब्रिटिशर्स कुछ अर्जेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए अपनी तब की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेलीग्राफ को यूज करते थे, मगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज के पास नहीं थी। सो इसके लिए उन्होंने अपनी एक यूनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी निकाली, चपाती। दूसरी बात ये हो सकती है कि कुछ रेवोल्यूशनरीज इसके थ्रू ये भी टेस्ट कर रहे हो सकते हैं कि आगे अगर कोई विद्रोह होता है तो उनके साथ कौन खड़ा रहेगा और कौन नहीं, या फिर मे बी वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स अपने शक की वजह से नॉर्थ इंडिया की सबसे स्टेपल डिश रोटी को ही बैन कर दे, जिससे एक और अल्टरनेट सिविलियन रिवोल्ट खड़ा हो जाएगा। खैर वजह जो भी रही हो, यह हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इस चपाती मूवमेंट की वजह से 6 से 7 महीनों तक सिर्फ चपातियां फैली, उसका कोई इंपैक्ट नहीं। उन्होंने चाहा क्या था वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर मालूम है कि अपनी इस खुद की बनाई तरकीब का फायदा वो नहीं ले पाए। उल्टा हुआ ये कि इस मूवमेंट पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश इंडिया के उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को काफी अच्छा समय मिल गया। उन्होंने अपनी पूरी ब्रिटिश इंडियन आर्मी, चाहे वो जस्ट क्रीमिया वॉर से लड़कर आई हो या चाइनीज वॉर से लौटी हो, उन सबको दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में स्टेशन कर दिया ताकि वो ट्रेन रेवोल्यूशनरीज से डील कर सके। और मीरठ, लखनऊ, कानपुर, इन जगह पर मौजूद रेवोल्यूशनरीज के सिविलियन फोर्सेस से डील करने के लिए अपने सबसे ट्रस्टेड पंजाब और गोरखा रेजिमेंट्स को वहां पे भेज दिया गया। अब आते हैं हमारी तीसरी सबसे बड़ी गलती पे। इसी दौरान ही लॉर्ड कैनिंग ने 1857 रिवोल्ट क्रश करने के बाद हैदराबाद और ग्वालियर को एक्नॉलेज करते हुए ये कहा कि अगर इन दो इंडियन एम्पायर्स ने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो भारतीय उन्हें उसी वक्त आसानी से रौंद चुके होते। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द सिचुएशन। उस वक्त मराठास के दो मेजर क्लैंस थे, एक झांसी और दूसरा ग्वालियर का सिंधिया। इनमें से झांसी जब ब्रिटिशर्स से हारी थी तो सिंधिया ने ब्रिटिशर्स की जीत पर एक बड़ा सेलिब्रेशन रखा था और साथ ही उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी थी। अब रही बात हैदराबाद के निजाम्स की, तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हेट्रेड साउथ इंडिया तक ना फैले, इसीलिए उन्होंने एज अ बफर स्टेट एक्ट किया। इनकी वजह से मद्रास प्रेसिडेंसी की आर्मी एक अकेली ऐसी थी जहां कोई भी रिवॉल्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और पूरा रेवोल्यूशन सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रहा। और फिर एक लखनऊ के चीफ थे मान सिंह, ये तो रिवोल्ट में हर कुछ टाइम बाद जो भी साइड जीतने लगती थी उस साइड से लड़ने लग जाते थे, कभी कानपुर की तरफ से, कभी सिंधिया की तरफ से, तो कभी ब्रिटिशर्स की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स, आप क्लियरली देख सकते हो कि कई प्रिंसली स्टेट्स टेक्निकली सिर्फ अपने खुद के एम्पायर्स के लिए लड़ रहे थे, अपने खुद के फायदे के लिए, ना कि पूरे भारत के फायदे के लिए और ना ही आजादी के लिए। अब इस इशू को टैकल करने के लिए नाना साहब ने यह भी सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए, देश के लोगों का नहीं तो अपने विदेशी एलाय रशिया से मदद ले लिया जाए। बट गेस व्हाट, बैड लक अपने पीक पर था और इसीलिए 1854 क्रिमियन वॉर में अपने 8 लाख में से 5 लाख सोल्जर्स ऑलरेडी गंवाने की वजह से रशिया नाना साहब को हेल्प करने की स्थिति में ही नहीं थी और इसीलिए ऐसे डेस्परेट सिचुएशन में हेल्प ना मिलने की वजह से ये तीसरा कारण बन गया कि हम 1857 रिवोल्ट में आजादी नहीं हासिल कर पाए। अब whatever may be the case, इस पूरे रिवोल्ट के दौरान पंजाब और गोरखा रेजिमेंट्स का अपने ही लोगों पर अटैक करना, देन प्रिंसली स्टेट्स का अपनों के खिलाफ जाकर ब्रिटिशर्स का साथ देना, इन सभी एग्जाम्पल से ब्रिटिशर्स ये अच्छी तरीके से समझ गए थे कि इंडियंस को आसानी से खरीदा जा सकता है और बस फिर ब्रिटिशर्स ने अच्छी खासी सैलरीज के जरिए इंडियंस को अपनी आर्मी में हायर करना शुरू कर दिया और सिलेक्शन का प्रोसीजर भी ऐसा रखा जिसमें कास्ट नहीं बल्कि एबिलिटीज के बेसिस पर अपॉर्चुनिटीज दी गई और इस वजह से कहीं ना कहीं लोअर कास्ट के लोगों के लिए ब्रिटिशर्स के लिए काम करना ज्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन बन गया और यहीं से शुरुआत हुई उनके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की।
ब्रिटिशर्स ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का यूज करते हुए अपने एक सीक्रेट एजेंट की मदद से कुछ मेजर सिटी सेंटर्स लाइक बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद इनमें स्थित हिंदू टेंपल्स के ऊपर लहराते हुए सैफरन फ्लैग्स को निकालकर उनकी जगह पर हरे फ्लैग्स को इंस्टॉल कर दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम रायट शुरू हो गए और दोनों भी समुदायों में रिलीजन को लेकर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उत्पन्न होने लग गई। ये ब्रिटिशर्स के लिए एक मास्टर मूव था। उन्होंने सीधे उसी चीज पर स्ट्राइक किया जिसके एब्सेंस में ये सारा रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, और वो था रिलीजियस एनिमोसिटी। जैसे कि आपको मालूम है, पूरा रेवोल्यूशन शुरू हुआ था गन के कारतूसों में गाय और सुअर के चर्बी को इस्तेमाल करने से, जिससे कि दो रिलीजियन साथ में मिल पाए और मिलकर इन्होंने ब्रिटिशर्स का सामना करके उन्हें खदेड़ भगाया। वो टाइम पे रिलीजियस यूनिटी ने इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया था, बट ब्रिटिशर्स अपनी इस हार से सीख कर रिलीजियस इनसिक्योरिटी बढ़ाना शुरू कर दिए। इन्होंने सोल्जर्स पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने पर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इससे लोगों में सेगमेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी टूटने लग गया। जैसे कोई हिंदू तिलक नहीं लगाएगा, कोई सिख टर्बन नहीं पहनेगा और कोई मुस्लिम बियर्ड नहीं रखेगा। इन सारे रिस्ट्रिक्शन से इंडियन रेवोल्यूशनरीज फाइनली एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि उन्हें अब आइडिया ही नहीं था कि उनके बगल में जो खड़ा है वो भी उनके साथ है या नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर सब कुछ साइड में भी रखे ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि इस वॉर में हारने का सबसे मेजर रीजन था लैक ऑफ कॉमन विजन। अगर हम इस इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास अमेरिकन की तरह फ्रीडम, ये विजन था ही नहीं। इनफैक्ट पूरे वॉर में मेजर क्लैंस या लीडर्स के अपने पर्सनल मोटिव्स थे और कोई भी इंडिया को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए नहीं लड़ रहा था। और इसीलिए इसके फेलियर ने इंडिया पर एक बड़ा चैलेंज लाकर रख दिया। जिस मूवमेंट से हम इंडिपेंडेंट होने वाले थे, उसी मूवमेंट के फेलियर ने इंडिया का पूरा कंट्रोल एक दूसरे देश के हाथों में दे दिया और हम ऑफिशियली एक दूसरे देश के गुलाम डिक्लेयर हो गए। क्योंकि इस वॉर के बाद इंग्लिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास करके इंडिया को एक ब्रिटिश स्टेट ही बना डाला, और ये सब सिर्फ कुछ गलतियों की वजह से जो हम रोक सकते थे। वेल फ्रेंड्स, इस बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में बताना। एंड यू नो व्हाट, आज भी हम इंडियंस के पास मौका है कि हम वो सारी चीजें जो इंडिया से चुरा कर लेके गई थी उसे वापस से भारत में ला सकते हैं। हाल ही में इंडिया ने रिपेट्रिएशन ऑफ द पास्ट नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है, जो सबसे पहले तो 6000 करोड़ के वर्थ का हमारा सबसे कीमती कोहिनूर हीरा को वापस लाएगा और उसके अलावा भी बाकी कीमती आर्टिफैक्ट्स को ब्रिटिश म्यूजियम से इंडिया लाएगा। लेकिन ये कैंपेन आखिर क्या है और किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहा है, उसे अगर आपको जानना है तो यहाँ पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना और गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गौरव जी ठाकुर इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना मत भूलना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। वीडियो देखा आप लोगों ने, बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस था गौरव ठाकुर का, देख के बड़ा मजा है। एक तरीका तो ये कि एनालिसिस करने का, उसको देखने का, जांचने का कि बंदा एक एक स्टेप देखेगा, अच्छा किस बंदे ने क्या किया, किसने क्या किया, कहाँ पे क्या हुआ है। वो जब हम हिस्ट्री का टेस्ट देंगे, इस तरह की चीज़ें करें तो उसमें वो ज़रूरी है। लेकिन अगर हमें उसका मोटा मोटा क्रक्स समझ में आ जाए, असल उसका जो इसेंस है वो समझ में आ जाए, तो मेरे ख्याल में हमारा काम बन जाता है। हमें ये पता चल जाता है कि असल में प्रॉब्लम थी क्या। तो इस वीडियो को देखने के बाद जब हम पुरानी हिस्ट्री भी देखते हैं, जब हम बाकी चीज़ें भी देखते हैं, तो हमें उसमें ये समझ में आता है कि मेन प्रॉब्लम ये थी कि कोई एक विजन था ही नहीं। हर जो कम्युनिटी है, हर जो सेगमेंट ऑफ पीपल है या ग्रुप ऑफ पीपल है, वो अपने लिए ही लड़ रहे थे। मराठा लोग वो अपने लिए लड़ रहे हैं, पंजाबी अपने लिए लड़ रहे हैं, या जो साउथ के लोग हैं इंडिया के वो अपने लिए लड़ रहे हैं। तो कोई एक विजन था ही नहीं। जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कि वहाँ एक मिशन था कि फ्रीडम का, यानी आज़ादी का। आज़ादी एक लहर थी, पता था यार हम किस लिए ये सारा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ और ही सीन था। रिवोल्ट तो ज़रूर बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि जैसे उन्होंने फिगर्स बताए कि 40,000 के आसपास ब्रिटिशर्स से जो बीच में थे और चारों तरफ से घेर लिया गया। तकरीबन ऑलमोस्ट 2 लाख जो बाकी इधर के इंडिजिनस लोग थे उनके द्वारा जो है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये चीज़ नहीं हो पाई। और मिस्टेक बहुत बड़ी है कि कोई प्लानिंग ही नहीं है। जो एरियाज जहाँ फतह हासिल करके आए हैं, वहाँ सिविल जो गार्डियंस हैं वो वहाँ प्रोटेक्शन के लिए छोड़े, जो कि इतने ट्रेंड भी नहीं होते कि अगर इन केस यहाँ से हट के या अगर यहाँ पे ये लोग करते हैं तो वहाँ अगर पता चलता है जो ये जगह फतह करके आए वहाँ अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या होगा। इतनी मेहनत का सारा फ़ायदा और ऊपर से विजन भी नहीं है। तो यही बात है ना, ये सारे भंड इसलिए बचते हैं बंदे की साइड से डिसीजंस में, प्लानिंग में, क्योंकि जब पता ही नहीं होता कि जाना किस तरफ है या हमारी राह है क्या, हमारा रास्ता क्या है, हमें किस साइड पे जाना है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब ये मतलब आप बता रहे थे कि ये जो सीन का हुआ, ये जैसे जैसे हुआ वीडियो में भी हमने देखा, ये इससे पहले ये जब ये सारे मामला हुए, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये जो रिवोल्ट हुआ है,
हाँ मतलब जब अंग्रेज ये वाइट चमड़ी वाले आ गए गोरे जितने भी, ये पाकिस्तान इंडिया पहले तो इकट्ठा था ना। हाँ ये सारा एक था, बांग्लादेश तो पाकिस्तान वो जुल्म करते थे इन पे, तो उसकी वजह क्या थी? उससे पहले क्या ये आज़ाद था? हाँ पहले इस तरह की चीज़ें थी, पहले मुगल से यहाँ पे। अच्छा। जैसे अब बाबर है, उसके बाद फिर जो भी है, मुझे अब एग्जैक्ट उनकी क्रोनोलॉजी तो भूल गई है, लेकिन इस तरह बाबर है, जहांगीर है, ये सारे जितने भी थे यहाँ पे। तो एंड पे जो बताया इन्होंने बहादुर शाह जफर जो है, उनके टाइम पे जो है अंग्रेज़ भी थे, और ये दोनों एक टाइम पे थे, बैक वक्त थे। लेकिन उस टाइम पे मुग़ल जो साम्राज्य है, जो मुग़ल सल्तनत थी, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह जफर। तो उस टाइम पे अंग्रेज़ थे यहाँ पे। तो मेन मसला ये था कि यहाँ पे एरिया लैंड खाली था, लीडरशिप की कमी थी, और पानी उधर ही जाता है जहाँ ढलान होती है। तो यही सीन था कि यहाँ बिल्कुल ऐसे आबादी थी, काफ़ी थी, लोग थे, जगह बहुत बड़ी थी, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई लीडरशिप नहीं थी, कैसा भी नहीं था। जो एक लीडरशिप पहले चल रही थी मुगल साम्राज्य, तो यहाँ वो काफ़ी हद तक वीक हो चुका था, आपस में लड़ के। तो इनके आपस में लड़ने की वजह से मुगल मराठा से लड़ रहे हैं, और इस तरह आपस में एक दूसरे से इन्होंने जो है लड़े। अफगानिस्तान से जंगें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको पता ही है हिस्ट्री का सारा। तो इनके आपस में इस तरह सारे कमज़ोर हो गए, और उतनी देर में वो लोग यहाँ पहुँच गए। ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया में कब्जा करते 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 ये यहाँ कमज़ोर हो गए, और उतनी देर में ब्रिटिशर्स आ गए, तो उन्होंने इनको पकड़ लिया गर्दन से सबको। तो इस तरह फिर वो पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें साइकोलॉजी का पता था, तो उन्होंने साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, पढ़ने लिखने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, इंसानियत को ग़ुलाम बना के इंसानों को, और उनको एक्सप्लॉइट करके फिर इस तरह यहाँ पे राज किया। ये सारा सीन हुआ था। अब एग्जैक्ट क्या हिस्ट्री है, वो वही मैं बात की ना स्टार्टिंग में। एक देखने का पैटर्न ये है कि हम बोलेंगे यार बहादुर शाह जफर ने ये किया, इतने बजे ऐसा किया, ये किया, वो किया। मेमोरी थोड़ी हमने स्टोर करनी है अपने अंदर, अगर पता है तो अच्छी बात है, लेकिन मेन जो पॉइंट है उसका कि असल में हुआ क्या, किसकी वीकनेस थी, कैसे हुआ, कौन आके कब्जा किया, हमारी क्या गलतियाँ थी, हमने उससे क्या सीखा, अगले ने क्या किया। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मेन होती है, ताकि बंदा उससे सीखे। अब बहादुर शाह जफर ने इतने दिनों में फतह की थी कि उससे क्या सीखने को मिला, लेकिन गलती क्या की उससे पता चलता है कि अच्छा यार ये मिस्टेक है जो हमें लाइफ में जो अपने गलती क्या की या उन्होंने इम्प्रूवमेंट क्या की जिसकी वजह से वो जीते। हाँ, वो बंदा लाइफ में अपने फिर उतार सकता है। तो उसका फ़ायदा तो तभी, ग्रोथ का फ़ायदा है बंदे को हिस्ट्री से तभी होता है। वरना तो फिर अगर हिस्ट्री पढ़नी है उस पर्सपेक्टिव से कि यार ये ऐसा ऐसा इस दिन हुआ था, तो उससे सिर्फ आप एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क वाली स्टोरेज अपने अंदर बढ़ाते जा रहे हैं जो टेराबाइट्स है, लेकिन उसका जो सीखने के या ग्रोथ से जो है डायरेक्ट लिंक नहीं है उस तरह। कंपेरेटिवली हम बात करें कि अगर आप उसका जो मेन क्रक्स है वो समझ जाए, जिस तरह हमने पहले भी बात की है। तो ये चीज़ें थी, इस हवाले से आज़ादी पहले हासिल कर लेनी थी। बात उसकी सिर्फ एक ये जो इन्होंने भी किया कि कॉमन विजन नहीं था, और कॉमन विजन ना होने का रिजल्ट ये निकला कि हर बंदा आपस में अपने लिए लड़ रहा है। तो बात बिल्कुल सही है। और उन्होंने जो गलतियां करते थे उनको हमने इतने भंड मारे, इतने बड़े बड़े भंड मारे कि जब वो गलती कर भी लेते थे ना अंग्रेज, तो उनको इतना टाइम मिल जाता था दोबारा से अपने आप को रीथिंक करने के लिए कि वो दोबारा से फिर एक अलग स्ट्रेटजी से हमारे ऊपर आक्रमण करते थे। आक्रमण इन सेंस ऑफ ये नहीं कि लोगों को मारते थे, ये करते थे, वो भी किसी किसी जगह होता था। आक्रमण से मुराद ये कि अपनी मर्जी से हमें कंट्रोल करते थे। कहने का मतलब ये कि अच्छा किस तरह की इनको एजुकेशन देनी है, किस तरह का इनको माहौल देना है, किस तरह इनके माइंडसेट को कंट्रोल रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनको रीथिंक करने का टाइम मिलता था। इस पर्टिकुलर वीडियो में भी आप लोगों ने देखा, जो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए, पहले जो उन्होंने मिस्टेक की थी उससे सीख कर कैसे उन्होंने जो है इनसिक्योरिटी पैदा की, रिलीजियस इनसिक्योरिटी। पहले जो उन्होंने मिस्टेक की थी उन्होंने उनको इकट्ठा कर दिया बंदूक के अंदर, गोली के अंदर, सुअर और गाय का गोश्त, जिस तरह भी उन्होंने जो बनाया, जो भी इसकी हिस्ट्री है। मतलब ये बात ये नहीं हो रही कि सुअर का गोश्त मिला, क्या मिला, ये मिला, उनको आपस में इकट्ठा कर दिया और अपने खिलाफ कर लिया, ये असल बात है। तो अपने खिलाफ करने की वजह से उनकी ये बहुत बड़ी गलती थी, तो वो बड़ा उन्होंने नुकसान उठाया इसमें। और कहीं ना कहीं अगर ये एक होते, इनका विजन एक होता, तो आज़ादी तभी मिल जाती। फिर उन्होंने वही चीज़ें उलट करके उन्होंने कहा इनको इकट्ठा नहीं होने देना, इनको अलग अलग रखो। उन्होंने वो टेम्पल के ऊपर कुछ लगा दिया हो ऐसा वैसा, ये तो एक, और आपस में अलग अलग कर दिया। हाँ, उनको अलग कर दिया कि ये अगर इकट्ठे हो गए ना तो हमारे लिए मसला है, इनको अलग रखो, रिलीजियस इनसिक्योरिटी पैदा करो, ये आपस में लड़े। क्योंकि उनको वहाँ से पता चल गया ना कि ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। हाँ वही। अब जैसे कोई क्रिएटिव बंदा है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल घर में मसले लड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, या बाहर लड़ रहा है, आपस में कोई मसले चल रहे हैं, तो उसको कहाँ टाइम मिलना है अपनी क्रिएटिविटी सोचने में, या कहाँ उसको टाइम मिलना है कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। तो हर वक्त उसका माइंड बिजी है इन कामों में कि यार फड्डे चल रहे हैं, अब उसको सुलह करा रही है, अब ये करना है, वो करना है, माइंड बिजी है वहाँ पे, तो माइंड कुछ और देख ही नहीं पाएगा। तो
तो इस तरह उनका माइंड वहाँ बिजी कर दिया आपस में, उनको पता ही ना चले कि अंग्रेज़ हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अंग्रेज़ हमारे ऊपर कैसे रूल कर रहे हैं। हम आपस में सारा दिन डिबेट करके या डिस्कशन करके मोहल्लों में इस तरह जगहों पे, क्योंकि असल ताकत जो है ये एक घर जो ये ताकत है, मोहल्ले का एक घर, फिर 2 घर, फिर एक छोटा मोहल्ला, फिर कस्बा, फिर से बड़ा बड़ा करके, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से ये लोग ऊपर रूल कर पाते हैं। लेकिन ये अपनी इंपॉर्टेंस समझ ही नहीं पाते कि ये जो एक बार वर्ड ऑफ माउथ बन जाती है, डिस्कशन होने लग जाती है एक चीज़ की, चाहे वो फिर इनसिक्योरिटी की होने लग जाए, तो वो कितना अंदर से उन्हीं लोगों को खाती है। और अगर अब कोई आपसे जुल्म कर रहा है उसके ऊपर अगर डिस्कशन होने लग जाए, एक वर्ड ऑफ माउथ बन जाए, तो उससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, उसकी फिर एक टाइम लिमिट ज़रूर होती है, एक टाइम के बाद जाकर उसका रियल असर नज़र आता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बड़ी होने लग जाती है और वो फिर रिजल्ट आपको दिखाती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ये हमारा ओपिनियन था, और कुछ कहना चाहेगा? बस यही था। तो इस वाले वीडियो में फिर इतना ही। आप लोगों ने अपना ओपिनियन लास्ट में बताना है, हमारी बातों से एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं वो भी बताइए। गौरव ठाकुर को आपने सपोर्ट और सब्सक्राइब लास्ट में करना है अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं। मिलेंगे हम आपको फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।